Hello everyone. Today we are going to start with Russian Revolution. हमारी जो एनसीईआरटी बुक दी हुई है उसके अंदर जो हमारे 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है, चैप्टर तो नहीं बोलूँगी बिकॉज इट इज़ वेरी लॉन्ग, एक पूरा यूनिट ही है जिस यूनिट के अंदर हमें बेसिकली 5 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट वन ऑफ दैट in which I'm going to discuss about all these points which I have written here. I have tried to compile it in very little of notes ताकि वो आसानी से हो जाए और बच्चे रशियन रेवोल्यूशन को थोड़ी आसानी से थोड़ी इजी वे में कर लें, बिकॉज इन एनसीईआरटी बुक इट इज़ गिवन इन अ वेरी लेंथी प्रोसेस. टोटल ये हैं चीज़ें जो हमें इस पूरे उसमें करनी है. यहाँ पर हम देखेंगे कि ईयर वाइज मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है. आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी स्मॉल, थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश की गई है, तो इट कुड लुक लिटिल मेसी, बट इफ यू विल पे कंसंट्रेशन, इफ यू पे लिटिल अटेंशन टू दिस, देन यू कैन अंडरस्टैंड द होल टॉपिक वेरी क्लियरली. यहाँ पर 1900 में हम देख रहे हैं कि ज़ार निकोलस जो हैं ये रशिया के ऊपर रूल करते हैं, जो कि पूरी एब्सोल्यूट पावर है उनके पास. देन वी आर हैविंग 1904 जिसमें कि जो बेसिक टॉपिक्स जो इनिशियली हमें पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ पर एक तरीके से हाईलाइट कर दिया है. 1904 में डिफीटेड फ्रॉम जापान, दिस इज अबाउट रशिया. 1905 में ब्लडी संडे है. अगर हम गूगल पे देखें तो ब्लडी संडे के बारे में और भी बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं, बट हमें जो पढ़ना है वो 1905 का है जो कि रशिया में हुआ था. फिर हमारा है 1914 में जबकि वर्ल्ड वॉर वन होती है, जिसमें हमें पता है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल हैं और रशिया एक इक्विवेलेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे. मार्च में रिवॉल्ट होगा पेट्रोग्राड का, जिसमें कि ज़ार निकोलस एब्डिकेट कर देंगे अपने रिपब्लिक को, और उसके साथ ही आपका लेनिन और बोल्शेविक पार्टी जो है वो पेट्रोग्राड का पूरा कंट्रोल अपने अंडर कर लेती है. 1918 से 21 में हमें पढ़ना है रेड्स के बारे में, जो कि व्हाइट आर्मी के साथ फाइट कर रहे हैं. 1922 में हमें देखना है लेनिन के बारे में, जो कि उन्होंने एसएसआर को मतलब कि क्रिएट किया है अंडर कम्युनिस्ट पार्टी. और 1929 में हमें पढ़ना है स्टेलिन के बारे में, टोटलिटेरियन जो स्टेट वो बना रहे हैं उसके बारे में, जो कि सोल रूलर बनेंगे आपके यूएसएसआर के. एंड 1991 में ये आपका पूरा कंप्लीट स्प्लिट हो जाएगा इनटू 15 रिपब्लिक्स. सो द फर्स्ट टॉपिक इज एज ऑफ सोशल चेंज. अब क्या है सोशल चेंज, मतलब सोसाइटी को कैसे चेंज करें. तो यहाँ पर हमें पढ़ना है लिबरल, हमें पढ़ना है रेडिकल, हमें पढ़ना है कंजर्वेटिव. अब ये तीनों चीजें क्या हैं, जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है. तो लिबरल्स के बारे में अगर हम देखें तो लिबरल्स जैसे होते हैं कि भाई बहुत लिबर्टी है उस तरीके से. तो यहाँ पर लिबरल्स जो हैं ये नेशन में ऑल रिलीजन्स को टॉलरेट करना चाहते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में बिलीव नहीं करते, जिसके कारण इनको हम डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते. बाकी ये सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीड मेन के लिए वोटिंग राइट्स चाहते हैं और फीमेल्स को तो नहीं चाहते. मतलब इनके नज़र में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो होनी ही नहीं चाहिए, वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. तो लिबरल्स का ऐसा मानना है. रेडिकल्स का क्या मानना है कि जो सरकार है वो मेजोरिटी के बेस पे होनी चाहिए, कि भाई अगर पॉपुलेशन जो है वो अगर हिंदू की ज़्यादा है तो हिंदू के हिसाब से सरकार हो, अगर मुस्लिम की ज़्यादा है तो मुस्लिम के हिसाब से हो, अगर क्रिश्चियन के हिसाब से है तो क्रिश्चियन उसके बेस पे बने. इस तरीके की सोच रखते हैं. लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये वुमेन के लिए सफरेज चाहते हैं कि भाई औरतों को भी अधिकार मिलने चाहिए. फिर है हमारे महान कंजर्वेटिव्स, एज वी ऑल हैव इन आवर फैमिली ऑल्सो, या फिर अगर हमारे दोस्तों का ग्रुप होता है तो उसमें एक होता है जो बोलता है कि नहीं, मेरे को तो भाई कुछ अलग ही रहना है, मेरे को कुछ अलग ही करना है. अगर सारी जनता बोल रही होगी कि मैंने तो आज यहाँ घूमने जाना है, तो वो कहेगा भाई मैंने तो कहीं और ही जाना है. तो कंजर्वेटिव्स क्या हैं, जिनको कोई चेंज नहीं चाहिए. अब इनको चेंज क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेडिकल्स और लिबरल के बिल्कुल अपोजिट है, और ये सोचते हैं कि भाई ठीक है वो कंजर्व टाइप के हैं, वो रिजर्व्ड है अपने आप में. लेकिन जब फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था तो इन लोगों का दिमाग जो है वो थोड़े ठिकाने पे आ गया, क्योंकि इनको समझ आ गया भाई हमें भी उठा के फेंका जा सकता है, और टाइम आने आने पे मैक्सिमिलियन रॉबर्टसपियर की तरह हमको भी गिलोटिन किया जा सकता है. तो बेचारों ने थोड़ा सा जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है. तो स्लोली स्लोली दे वर ट्राइंग टू चेंज. ये कंजर्वेटिव्स की कहानी है. अब आगे हमारे इंडस्ट्रियल सोसाइटी. इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है, तो जब इंडस्ट्रीज बनेंगी तो क्या होगा, न्यू सिटीज बनेंगे, न्यू इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, तो भाई काम भी बहुत सारा मिलेगा. काम है वो तो कहानी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स है लोगों के वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है
कि लिबरल्स और रेडिकल्स जो हैं वो इसके धीरे-धीरे सॉल्यूशंस पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। फिर आ गए हमारे सोशलिज्म। अब सोशलिज्म बेसिक क्या है? तो अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसके अगेंस्ट सोशलिज्म में बातें की जा रही हैं। कौन बातें कर रहा है? रॉबर्ट ओवन कर रहे हैं, ल्यूइस प्लैंक कर रहे हैं। ये कहते हैं भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होनी ही नहीं चाहिए, भाई इसके कारण ही सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सपोर्ट जो कर रहे हैं सोशलिज्म को वो कौन-कौन से हैं? सेकंड इंटरनेशनल है हमारे, और सोशल डेमोक्रेट्स हैं पार्टी जो कि जर्मनी की है। अब ये सारी चीज़ें क्यों हम पढ़ रहे हैं? तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई जो सोशलिज्म है उसका मतलब ये होता है जो समाज के हिसाब से किया जाए, समाज के अकॉर्डिंग किया जाए। तो अब यहाँ पर है हमारा सेकंड टॉपिक व्हिच इज़ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। लिबरल्स और रेडिकल्स जो हैं वो क्या कहते हैं? वो ज़्यादातर वो प्रॉपर्टी वाले मेन ही थे, प्रॉपर्टीड थे, प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, वो एम्प्लॉयर्स हैं। तो ये ऐसा सोचते हैं कि भाई जो वर्कफोर्स है हमारा अगर वो हेल्दी रहेगा तो वो बढ़िया काम करेगा। आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग की अब अगर आप लोग की हेल्थ अच्छी है तो ही आपका दिमाग किसी चीज़ में चलेगा। आपका आपको पढ़ने का मन करेगा या आप जो भी काम करना चाहते हैं आपको वो करने का मन करेगा। लेकिन अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या होता है? हमारा जो दिल है वो लगता नहीं किसी चीज़ में। तो वर्कफोर्स जो है वो अगर हेल्दी रहेगी और एजुकेटेड रहेंगे सिटीज़न्स हमारे, काम अच्छा हो पाएगा, ऐसा सोचते हैं लिबरल्स। लेकिन ये क्या है? ये बोलते हैं कि भाई प्रिविलेज तो होना ही नहीं चाहिए, बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस होते हैं किसी के पास, ये कहते हैं भाई गलत बात है, होना ही नहीं चाहिए। तो अब इन सारी चीज़ों पे जो नेशनलिस्ट हैं, जो लिबरल्स हैं, जो रेडिकल्स हैं, वो रेवोल्यूशंस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई कुछ अमेंडमेंट हो जाए, वो क्रांति कर रहे हैं, ताकि किसी तरीके से ये सारा समाज जो है वो हमारा बदल सके और इन सब चीज़ों से हम बाहर निकल सकें। हर कोई जो है वो अपने देश को बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है। यहाँ पर है हमारा कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप व्हिच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप 9th की एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये तीसरा टॉपिक बनेगा उसके हिसाब से। तो इसमें हमारा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्यों दिक्कत है भाई हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी से? इसलिए दिक्कत है बिकॉज़ ये कहते हैं कि सोशल इल्स का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है। आई एम नॉट टेलिंग कि पैसे कमाना गलत बात है, बट ओनली द प्रॉफिट मोटिव इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर जो कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट है वो चाहिए हमें सोशलिज्म को एनहांस करने के लिए। तो यहाँ पर लोगों के ना अलग-अलग व्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर। वो अलग-अलग सोचते हैं कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके क्या रीज़न्स हैं? वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। तो अब यहाँ पर आ गए हमारे सबसे पहले रॉबर्ट ओवन आ गए। तो ये क्या कहते हैं कि भाई कोऑपरेटिव बनना चाहिए। क्या होता है कोऑपरेटिव? कि मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो ये क्या करेंगे? ये अपने सारे रिसोर्सेज़ को पुल इन करेंगे और यहाँ दूसरे तरीके की एक ग्रुप बना लेंगे और उसमें सारे पैसे जो रहेंगे इनके, जो भी, उसको ये डिपॉज़िट साथ में करके रखेंगे और कोई भी काम जो होगा उसको एक साथ करेंगे। अब यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट ओवन का है, और जो कि इंडियाना मतलब यूएसए में वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। फिर ल्यूइस ब्लैंक जो कि फ्रांस में है, वो भी कोऑपरेटिव पर फोकस करते हैं और वो कहते हैं कि भाई कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज जो है वो नहीं होना चाहिए। कैपिटलिस्ट मतलब क्या? जिनका मोटिव क्या है? ओनली प्रॉफिट अर्निंग। अब है हमारे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ये क्या कहते हैं कि भाई जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो टोटली क्या है? कैपिटलिस्ट, मतलब सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग ही उनका मोटिव है। सिर्फ वो कैपिटल बेस्ड है, भाई अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो बिजनेस नहीं रन कर पाएगा। तो वर्कर्स जो हैं वो ये सोचते हैं, कार्ल मार्क्स, की जो वर्कर्स हैं उनको अपने लिए एक सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, जो कि पूरी तरीके से प्रॉपर्टी जो है वो सोशली कंट्रोल्ड हो अगेंस्ट कैपिटलिज्म की। मतलब प्राइवेट ओनरशिप होने को हो बट उनका मोटिव सिर्फ पैसा कमाना ना हो, और सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से कुछ उसमें चेंजेस किए जाएं। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, जिसमें हमको क्या करना है? जो वर्कर्स थे इंग्लैंड के और जर्मनी के, उन्होंने क्या किया? कुछ एसोसिएशंस को फॉर्म किया जिन्होंने फाइट किया बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए, क्योंकि वर्कर्स की कंडीशन हम देख ही रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी यहाँ पर इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वजह से। और 1905 में जो सोशलिस्ट थे, ट्रेड यूनियनिस्ट मतलब कि जो ट्रेड के यूनियंस होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उन लोगों ने भी लेबर पार्टी फॉर्म कर ली ब्रिटेन में, सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हो गई फ्रांस में, और इस तरीके से इन्होंने कई जगह पर सोशलिज्म के फेवर में बहुत सारी पार्टीज को फॉर्म करना शुरू कर दिया। लेकिन 1914 तक इनकी कोई सक्सेसफुल, हम कह सकते हैं कि सरकार नहीं बनी थी। यूरोप में इस तरीके का कोई चीज़ें नहीं आई थी। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर अभी भी उन्होंने इस तरीके से कंजर्वेटिव्स और
लिबरल और रेडिकल के द्वारा चलती जा रही थी अभी तक भी. So this is it about this topic. We are done with the first part of Russian Revolution. I'll definitely upload the rest of the parts. मैंने 5 parts में इस पूरे chapter को divide कर रखा है. This is the first part. Thank you for watching. Thank you very much.